हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे साइंस के आज यहाँ पे साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण 2000 प्लस 2000 प्लस जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको मैं लेकर आया हूँ। 4 पार्ट में होगा। ये 4 पार्ट में होगा। आज जो पहला पार्ट है यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट में आपको 600 मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। बाकी का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो होगा उसमें ये 2000 प्लस वाली जो है क्वेश्चन का जो है सीरीज खत्म हो जाएगा। जिनको इसकी पीडीएफ लेनी होगी वो क्या करेंगे, 75 रुपये पे करके ले सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और के है ना, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे से इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है और जीके, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके की पीडीएफ अवेलेबल है। 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, 150 रुपये इसकी प्राइस है। तो देख सकते हैं जितने में महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम, उन सारे के सारे सवाल को भी यहाँ पे रखने का प्रयास किया हूँ, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में 100% मार्क्स दिलाएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा पहला सवाल क्या है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आंसर होगा ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल आएगा कि किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं बनता है या एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें क्या एंटीजन नहीं बनता है, और एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूँ ए बी में नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए कि मनुष्य में जो रक्त की जो भिन्नता होता है उसका कारण क्या है। उसका कारण है आरबीसी होता है, उसमें पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, आरबीसी में जो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, उसी को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा में, अगर ब्लड प्लाज्मा में बात करें तो वो एंटीबॉडी की बात होता है। आरबीसी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आरबीसी में क्या बनता है, एंटीजन बनता है ना। आरबीसी में क्या बनता है, यहाँ पे एंटीजन बनता है। ठीक, आरबीसी में एंटीजन बनता है। तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एंटीबॉडी नहीं बनता ए बी में, एंटीजन नहीं बनता ब्लड ग्रुप ओ में। रक्तों मनुष्य में जो ब्लड का विभिन्नता का कारण होता है आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन की मैं बात करूँ यहाँ पे एंटीजन इसी को कहते हैं। ठीक है, और एंटीजन की अनुपस्थिति में जो ब्लड बनेगा ब्लड प्लाज्मा में, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। बात हो रहा था ब्लड ग्रुप का, तो चलिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो आंसर टिक करके आइएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और इसी का अगर दूसरा सवाल अगर पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। और ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ओ निगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव को कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, यह अर्थात ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव वाले किसी को भी खून दे सकते हैं, लेकिन ओ वाले सिर्फ ओ ही का खून लेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी वाले क्या करेंगे, किसी से भी ये खून ले सकते हैं। ठीक है, किसी से भी ये खून ले सकते हैं। ए बी पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, किसी से भी खून ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आर एच फैक्टर। देखिए आर एच फैक्टर की खोज जो किया था लैंडस्टीनर तथा बिनर ने किया था, किसमें, तो रिसस जो बंदर था उसमें ब्लड में, उसके ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन पाया गया, उसी को कहा गया आर एच फैक्टर कहा गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है। अगर प्रोटीन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, फाइब्रिनोजन करेंगे। ठीक है, ब्लड की अगर मैं बात करूँ, थक्का बनने का कारण होता है फाइब्रिनोजन होता है एक्चुअल में क्या है, जो ब्लड जो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, यही आपका टूटकर फाइब्रिनोजन बनता है अंत में। ठीक है, और ये क्या करता है, आपका थक्का बनने में मदद करता है। तो प्रोटीन अगर पूछ लिया जाए तो फाइब्रिनोजन करिएगा आप। रक्त का थक्का बनने में कौन सा जो है विटामिन कौन अगर अनिवार्य होता है तो वो होता है विटामिन के। ठीक है, अगर प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन, विटामिन पूछे तो विटामिन के। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये एक्चुअल में जो हाथ आपका कट जाता है, हाथ कट छट जाता है ना, कट जाता है,
तो जो ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होता है, मान लीजिए उंगली आपका है यहाँ कट गया, ठीक है, तो ब्लीडिंग होता है यहाँ पे क्या करता है, ब्लीडिंग को क्लॉट करके रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और शरीर के अंदर जो ब्लड का क्लॉटिंग को करता है वो कौन करता है, हिपेरिन करता है, ठीक। जो सामान्यतः रक्त का थक्का बनने का समय होता है वो कितना समय लगता है, 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। मीन्स के हाथ अगर कट छट गया तो 2 से 5 मिनट आपका जो वहाँ पे क्लॉटिंग बनेगा और ब्लड को रोक देगा। अब ये ब्लड का कार्य क्या है, देखिएगा यहाँ पे ब्लड का जो कार्य शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, शरीर को जो है रोगों से रक्षा करता है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो ताप का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और प्रोटेक्शन करता है डिजीज से। विटामिन का आविष्कार अगर बात हो रही थी विटामिन का, है ना, यहाँ पे वर्ड आया था विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था। बात होता है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है क्या, फिलोक्विनोन होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रक्त के थक्का बनने में ये काम करता है। फिर बात करते हैं म्यूज मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है, तो मिश्र धातु होता है कॉपर तथा जिंक, ठीक है, कॉपर तथा जिंक का बना होता है, नोट कर लीजिएगा। अगर सवाल आ जाए कि कॉपर जो है जिसको तांबा कहते हैं हिंदी में, इसका अस्क क्या है, क्यूप्राइट हो गया, कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर प्राइट हो गया, पाइराइट, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। जिंक के मैं बात करूँ इसका एस को होता है, ठीक है, जिंक प्लेट, कैलेमाइन, जिंकाइट, और इसका परमाणु संख्या होता है 30 होता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या याद रखिए, जैसे मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है आपका 13, ठीक है, लोहा का होता है 26, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्न विकिरणों में से किसे हवा द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोका जा सकता है, आंसर टिक करके आइएगा आप, अल्फा किरण, ठीक है, आंसर टिक करके आइएगा अल्फा किरण। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा बीटा किरण, दो यहाँ पे ऑप्शन में अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है, एक्स किरण भी है। तो अल्फा बीटा जो है पहली बात की विद्युत चुम्बकीय तरंग है नहीं, ठीक है। अगर भेदन क्षमता की मैं बात करूँ तो आपका होता है अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है गामा का होता है, ये भी नोट करके रखिएगा। एक्स किरण तथा गामा किरण ये दोनों क्या है आपके, एक्स और गामा किरण जो है आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अल्फा तथा बीटा जो किरण, इसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, और परमाणु संरचना की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। ये सारी बातें आप रट लीजिएगा और सारे के सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। वही बात करते गामा किरण की खोज किसने किया था, पॉल बिलार्ड ने किया था। एक्स किरण की खोज बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन 17 और यहाँ पे 35, फिर क्लोरीन 17 और यहाँ पे 37, ये है क्या एक्चुअल में, देखिएगा यहाँ पे दोनों क्या है आपका, ये है आपका परमाणु संख्या, इसको कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या ये प्रोटॉन होता है, और ये आपका क्या होता है यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका द्रव्यमान। यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जिसकी परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। अगर आपको कभी पूछ ले कि इसमें से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करें, न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या जो आपका है ए में से क्या करेंगे, परमाणु संख्या को घटा देंगे, अर्थात 35 में से आप 17 घटा देंगे, तो आपका निकल आएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऐसे न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। अब भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपका संभारिक भी है, सम न्यूट्रॉनिक भी है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी है, इस पर भी बात करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये इससे भी सवाल पूछा गया एग्जाम में। इसका तो आंसर हो गया आपका ख, ठीक है। अब ये समस्थानिक के बारे में तो वो हमने समझ लिया एग्जाम्पल से, फिर भी यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए, इससे होता है कि समस्थानिक किसको कहते हैं, परमाणु संख्या समान, जिसके परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। जिसमें भी मैंने बताया कि प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है ना, प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखा था आपने, क्लोरीन का मैंने क्या लिया था, क्लोरीन का 17 और 35 लिया, यहाँ पे क्लोरीन का 17 और 37 लिया था। ये देख रहे थे, ये क्या है आपका प्रोटॉन, दोनों क्या है, प्रोटॉन दोनों समान है। परमाणु संख्या भी इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी संख्या इसी को कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कहते हैं, समान है। एग्जाम्पल पे देखिए, समस्थानिक का जो है 3, जो आपका समस्थानिक का जो होता है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, जिसे को कहते हैं
प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं और ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम जो होता है रेडियो सक्रियता में ये भाग लेता है, ठीक है, रेडियो सक्रियता में भाग लेता है, याद रखिएगा। और इसमें भी वही सेम रूल फॉलो होता है कि सबका जो है देख सकते हैं कि परमाणु संख्या एक है, सबका परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है। और द्रव्यमान देखिएगा 1 2 3 यहाँ पे भिन्न भिन्न है ना। अब देखिए समभारिक क्या होता है। समभार, सम प्लस भार, जिसका भार समान होता है अर्थात परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न है। आर्गन का अगर आर्गन लिया मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिया, यहाँ पे कैल्शियम लिया। अब इसका देखिएगा आर्गन का 18 परमाणु संख्या होता है, पोटेशियम का 19 होता है और इसका 20 होता है। अगर मैं इसका परमाणु इसका द्रव्यमान लेता हूँ, सबका क्या है 40 है, तो क्या मैंने कहा द्रव्यमान समान है। देख रहे हैं द्रव्यमान सभी में समान है, परमाणु संख्या भिन्न है, हाँ भिन्न है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो इसको कहते हैं आप समभारिक कहते हैं। और मैंने बताया न्यूट्रॉन निकालना हो तो घटा दीजिएगा, ठीक है, आप घटा दीजिएगा द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा, ठीक। अब आते सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं। सम से समान, न्यूट्रॉन से मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या समान जिसमें होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 1s3 हो गया, 2He4 हो गया। मैंने क्या बताया था, न्यूट्रॉन निकालना हो तो द्रव्यमान में से, जो द्रव्यमान है उसमें से परमाणु जो संख्या है उसको घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2। यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालना है, 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2। अब समझ में आया क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास समान होते हैं। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, नियॉन का जो होता है परमाणु संख्या 10 होता है। अब यहाँ पे Na एक बार प्लस लिखा हुआ है, तो सोडियम का आपको पता है कि 11 होता है परमाणु संख्या, लेकिन अगर एक यहाँ पे प्लस है तो उसमें से 1 घटाएंगे तो बचेगा 10। फिर देखेंगे मैग्नीशियम पर 2 बार प्लस है, मतलब क्या Mg का मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, अर्थात इसमें से 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस होंगे, अर्थात यहाँ से बचेगा 10। एल्युमिनियम पर 3 है चार्ज, ठीक है, तो एल्युमिनियम पे क्या है 3 चार्ज है, अर्थात एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 में से 3 घटाएंगे, चूँकि 3 चार्ज है 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 10 10 और 10, तो क्या ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अर्थात परमाणु जो इसका होगा 2 8 इसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का 2 8 होगा, ठीक है। समावयवता जिसको कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं, जब 2 या अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणसूत्र में अंतर होता है, उनके गुणों में अंतर होता है। अणुसूत्र क्या होंगे, देखने में तो समान होंगे, गुण अंतर होगा। देखिए आगे क्या सवाल है, आगे सवाल है आपका बहुलीकरण। आगे जो सवाल है आपका बहुलीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं। अब इसको समझिएगा क्या है। देखिए बहुलीकरण जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं, एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में सहयोग करके एक बड़ा अणु बन जाता है। 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बन जाएगा तो कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को, इस अणु को मोनोमर कहते हैं और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की डुअल नेचर किससे दर्शाई जाती है, प्रकाश की डुअल नेचर या द्वैत प्रकृति जो होती है किससे दर्शाई जाती है, विवर्तन तथा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से इसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विवर्तन भी आ रहा है वर्ड, यहाँ पे परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अगर परावर्तन की बात करते हैं तो क्या होता है, परावर्तन में प्रकाश आती है एक सतह से, ठीक है, एक सतह से टकराकर वापस चली जाती है, इसी को कहते हैं परावर्तन। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस चली जाती है, इसे कहते हैं परावर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन हो गया। अब आइए विवर्तन के बारे में बात करते हैं और अपवर्तन। सबसे पहले अपवर्तन की बात करें, परावर्तन तो हो गया, परावर्तन क्या होता था, आया प्रकाश टकरा के वापस चला गया, ये हो गया परावर्तन, है ना, ये हो गया परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होगा, जैसे सूर्योदय के पहले
एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं, इसमें अगर यहाँ से अगर सपोज कीजिए इस तरह से नहीं, अगर आप कोई एक कांच, एक क्या है कांच है, इससे अगर आप क्या करेंगे सन को लाइट को जो है आप पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगा और इसके बाद अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक, तो कोई आपतित किरण है, यहाँ पे क्या है आपका सघन माध्यम हो गया, यह आपका सघन माध्यम हो गया, यहाँ पे विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुका, और विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में गया तो अभिलंब से दूर भागा प्रकाश। इसी को कहते हैं अपवर्तन के कारण। कई बार आप देखेंगे कि अगर आपका गिलास है, ठीक है, इसमें एक सिक्का रखा हुआ, ये भी उभरा हुआ दिखता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप गिलास में अगर कोई छड़ डाल देते हैं, ये टेढ़ी दिखती है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। कि बाल्टी में एक लंबा रॉड रख देंगे तो वो भी आपको टेढ़ा दिखेगा थोड़ा, अपवर्तन के कारण। सिक्का पानी में उठा हुआ दिखता है, ये भी अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण ये सब हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, ठीक है, जैसे हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना। मरीचिका का मतलब होता है दूर से देखने में लगेगा कि पानी है पर एक्चुअली में वो बालू है। और ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, जब आप पेट का इंडोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी जब आप कराते हैं पेट का, तो उसमें भी यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ही होता है। ठीक है, चलिए विवर्तन क्या होता है। विवर्तन जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, अर्थात प्रकाश तरंगों द्वारा किसी बाधा का सामना करने और परिणाम स्वरूप वस्तु के चारों ओर झुकने की घटना को विवर्तन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे किरीट या कोरोना कहते हैं, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण देखते होंगे, उसके किनारे किनारे एक थोड़ा सा वो दिखता है ना इस तरह से, और छोटी सी जगह से बहता हुआ पानी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, विवर्तन का कारण है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्यतिकरण। इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस होता है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है और उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत का चमकना, ये सब व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल ये है। और रात में स्ट्रीट लैम्प लाइट के चारों ओर रिंग बनना, ये भी आपका व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है। आंसर होगा बैटरी में होता है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन में बिजली बल्ब है, परमाणु बम है, डायनमो, सब क्या है इसके बारे में जानेंगे। बिजली बल्ब का जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है, इसका जो सिंबल होता है W होता है। परमाणु संख्या इसका 74 होता है। परमाणु बम की अगर मैं बात करूँ, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डायनेमो क्या है, यह विद्युत जनरेटर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सवाल है और एग्जाम पूछा गया है कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आंसर होगा निकेल का उपयोग किया जाता है। निकेल भी, और आपका यहाँ पे इस्पात का भी यूज़ होता है। जैसे स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का भी और निकेल का भी यूज़ होता है। इस्पात किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। सवाल ये भी आया कि इस्पात किसका मिश्रण है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, दे देंगे तो उसमें आप टिक करके आएंगे, लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण होता है इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, नर्म लोहा का। एल्यूमिनियम का क्या होता है, वॉक्स होता है, बॉक्साइड होता है, कोरंडम होता है, काउलिन होता है, क्रायोलाइट होता है। ठीक है, सीसा या जिसको लेड कहते हैं, इसका होता है गैलेना। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट सवाल कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनना, क्या नाइट्रोजन से नाइट्रेट का बनना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन से नाइट्रेट का बनना, ये फलीदार जो पौधे होते हैं, दाल वाले जैसे पौधे होते हैं, उसके जड़ों में जो होता है, जो राइजोबियम नामक जो होता है आपका जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण का ही काम करता है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, आपका जो दाल के पेड़ होता है, दाल का पेड़ होता है, उसके
जड़ों में ये हो पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, नाइट्रीकरण कहलाएगा, और नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना विनाइट्रीकरण कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है ये वाला। और नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना अमोनीकरण कहलाएगा। आइए देखते हैं, पानी में हवा के बुलबुले किस वजह से चमकता है? कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सवाल हो गया। अब देखिए इससे और क्या सवाल बन सकता है। पानी में डूबा हुआ जो बुलबुला होता है किस तरह दिखता है? वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। और पानी की सतह पर हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? वो अवतल लेंस का व्यवहार करता है। आप जब आयरन करते होंगे कपड़ों का, या जिसको कहते हैं इस्त्री, गर्म होने वाला जो तत्व होता है उसमें, ठीक है, आयरन में जो लगा होता है, आयरन में जो लगा होता है कॉइल, किसका बना होता है? आपका नाइक्रोम का बना होता है। अगर हीटर की मैं बात करूं, रूम हीटर देखते होंगे, ठीक है, रूम हीटर देखते होंगे, इस तरह से कॉइल लपेटा होता है। ये भी क्या होता है? ये भी नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम का जो यूज़ होता है, उसका तार का यूज़ होता है रूम हीटर में, इस्त्री में होता है। टंगस्टन इसका संकेत होता है W, और इसका उपयोग होता है विद्युत बल्ब में, और इसकी परमाणु संख्या 74 होती है, अभी मैंने बताया भी था। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु क्या है? 273 केल्विन होता है, ठीक है, रट लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे देखिएगा, 0 डिग्री, 32 डिग्री और 273 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 डिग्री केल्विन पर क्या होता है? ये वाटर फ्रीज होने लगता है, ये याद रखिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस और 373 जो डिग्री केल्विन है, इस पर वाटर क्या होता है? बॉयल होने लगता है। एक फार्मूला जरूर याद रखिएगा, CY100 F-32Y180 और K-273/100। इस पे अगर कोई सवाल आ जाए न्यूमेरिकल बेस्ड कि सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में बताइए, या सेल्सियस से केल्विन में बताइए, केल्विन से सेल्सियस में बताइए, बस ये फार्मूला रट के रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में होते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या अगर 1 मानते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया। और यहाँ पे होता है द्रव्यमान संख्या, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1 - 1 तो क्या बचेगा? 0, जो कि होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अच्छा यहाँ पे है न्यूट्रॉन 0 हो गया, और इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1 हो गया, प्रोटॉन भी आपका 1 हो गया, तो 1 1 0। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील और सबसे हल्की गैस होती है, और हीलियम जो है अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस होती है। इस कारण से हाइड्रोजन तो बहुत ही हल्का होता है, लेकिन फिर भी जो बलून होता है उसमें जो आप देखते होंगे बलून, ठीक है, बलून में क्या होता है? आपका हीलियम गैस ही भरा होता है, क्योंकि ये अज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन भी हल्का होता है, लेकिन हीलियम मतलब हीलियम से भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है, लेकिन हीलियम इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये विस्फोटक नहीं होता है हवा के संपर्क में आने पर, लेकिन हाइड्रोजन ये ज्वलनशील होता है, ये हवा के संपर्क में आने पर जल सकता है। ठीक, हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों हल्के गैस हैं, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्का है, इसी के बारे में बात हो रहा था अभी। सिनेबार किसका एक है? अयस्क आपका पारा का है, ठीक है, सिनेबार जो अयस्क है वो किसका है? पारा का है। पारा का जो होता है सिंबल होता है Hg होता है, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। पारा क्या है? पारा एक धातु, पहली बात ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात कि कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो आपका जो है पारा क्या है? आपका धातु है, और कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होता है, नोट करके रखिएगा। लोहे का अयस्क, जिसमें कि लोहे का कौन कौन सा होता है? लोहे का अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, कैल्कोपाइराइट और आयरन पायरेट। रख के रखिएगा। लोहा का जो परमाणु संख्या होता है 26, और लेड का जो होता है अयस्क होता है उसको गैलेना कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? इसलिए कि एंटी नॉकिंग रेटिंग को में वृद्धि करने के लिए, अर्थात नॉकिंग को, ठीक है, नॉकिंग को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन करता है, और वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और पानी का, शरीर में पानी को कंट्रोल करता है ये, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है, एजोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये निकलता कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कहाँ, तो ब्रेन में जो होता है ये स्थित होता है, ब्रेन में ये स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो महिलाओं में प्रसव में मदद करता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये कहाँ होता है, ये मेल में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। और जो होता है मेल के टेस्टिस में, ये टेस्टिस से ये स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर मैं बात करूँ पुरुषों में, अगर टेस्टिस की संख्या होती है कितनी, 2 या 1 जोड़ी होता है। और एजोस्टेरोन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये फीमेल में ओविडक्ट, ठीक है, अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्तन को पूर्ण ये करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, इसका काम है क्या, जो है फीमेल में स्तन वृद्धि में सहायता करता है। और रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है, ये गर्भाशय गिरवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे आसानी से पैदा होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अंडाशय, जिसको कहते हैं ओवरी कहते हैं। ओवरी क्या होता है, ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं जो कि फीमेल में होता है, जैसे एस्ट्रोन की मैं बात कर लिया, प्रोजेस्टेरॉन की बात होगी और रिलैक्सिन की बात होगी। रिलैक्सिन यहाँ पे बात हो गया, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बात हो गया। एस्ट्रोन जो होता है आपका एक जो होता है उसका परिवर्तन का काम करता है। हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह, परिपथ में हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाया जाता है समांतर क्रम श्रेणी में निम्न प्रतिरोध लगाकर। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखें, गैप होता है निगेटिव में, तो जी से हो गया गैल्वेनोमीटर, ए से हो गया आपका अमीटर और पी से हो गया पैरेलल अर्थात समांतर। और आगे बढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जाता है। अगर GSLV आप देखा है जो होता है कि आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, इसको याद रखिएगा इस तरह से कि जी से हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, वी से हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, एस से हो गया आपका श्रेणी क्रम, सीरीज जिसको कहते हैं। और उच्च प्रतिरोध चूंकि लॉन्ग होता है तो प्लस में मान लीजिएगा इसको, तो उच्च प्रतिरोध का काम ही करेगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने जाना। और इसी से एक और सवाल बनेगा, शंट क्या है, यह एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है, पहला बात। और इसका काम क्या है, शंट का काम है परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को एक दूसरे मार्ग में भेजना, जा रही धारा एक दूसरे मार्ग में इसको भेजना, शंट का काम है। परिपथ में बहने वाली धारा को ये मापता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया वोल्ट मीटर के बारे में बात होगी कि परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। अमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का काम करता है। और ये जो होता है परिपथ में सदा श्रेणी क्रम में होता है, इसको ऐसे याद रखिए ट्रिक से। आई से होता है जो है विद्युत धारा का प्रतीक होता है, एम्पियर जो होता है आपका विद्युत धारा, आई करंट से इसको सूचित करते हैं। तो इसको ए से क्या करेंगे, ए हो गया अमीटर और एस से हो गया सीरीज श्रेणी क्रम में, ठीक है। वोल्ट मीटर की मैं बात करूँ, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर को कैसे याद रखिएगा, VIP से। तो देखिए V से वोल्ट मीटर हो गया और I से इसका करंट मापता है, उसके विभवांतर को मापता है, विभव जो होता है विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसके अंतर को मापता है। और P से आप यहाँ पे पैरेलल, इसको याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा करता है और ये सदैव श्रेणी क्रम में होता है। फ्यूज को कैसे आप लिखते हैं, फ्यूज, F से हो गया फ्यूज, S से हो गया आपका सीरीज श्रेणी क्रम में हो गया ट्रिक से। विभवांतर और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक होता है वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार, देखिएगा दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, फ़ारेनहाइट ने किया। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया और वोल्टेज सेल हो गया, ये सारे के सारे प्राथमिक सेल हैं। और एक चीज़ नोट कीजिएगा सारे में, ठीक है, इन सारे में जो होता है
इन सारे में जो कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा वो करेगा जिंक अर्थात जस्ता करेगा, लेकिन एनोड का काम अलग अलग करेगा। जैसे कि लेक्लांसे में इसमें जो है इसमें कार्बन करेगा, शुष्क सेल में भी कार्बन करेगा, डेनियल में आपका तांबा करेगा और वोल्ट में भी आपका तांबा करेगा। ठीक है, तो एनोड का काम, ये कैथोड का काम था, एनोड का ये काम है, एनोड का काम है। ठीक है, तो लेक्लांके सेल में आपका कार्बन हो गया, आपका एनोड का काम करेगा, और कैथोड का काम जिंक करेगा। शुष्क सेल में कार्बन का जो काम करेगा वो करेगा आपका एनोड का, और कैथोड जिंक का करेगा। अब ये प्राथमिक सेल, इसका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये बेकार हो जाता है, पहली बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था, एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। अभी मैंने बताया वोल्टेज सेल का एनोड काम करेगा तांबा से, कैथोड जिंक से करेगा। शुष्क सेल में जो कार्बन है एनोड का काम करेगा, जस्ता कैथोड का काम करता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है, नौसादर का घोल होता है जिसको कहते हैं अमोनिया क्लोराइड, NH4 सेल होता है। लेक्लांके सेल के अगर मैं बात करूँ, इसका उपयोग कहाँ था, विद्युत घंटी टेलीफोन में होता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में बना है। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है, H2SO4 तनु H2SO4 होता है। अनैक्षिक क्रिया, देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण सवाल है। अनैक्षिक क्रिया इनवॉल्ट्री जो होता है, अनैक्षिक जो होता है मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है, अनैक्षिक मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में। ठीक है, ये ब्रेन जो है आपका, ये ब्रेन का जो है सबसे पीछा भाग, पश्च भाग है ये। अगर बात ब्रेन की हो रही तो चलिए ब्रेन पर पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना, इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनेगा। देखिए सबसे पहले ब्रेन का पार्ट होता है कितना है, ब्रेन का आपका 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को। उसके बाद दूसरा होता है सेरिब्रल होता है, और तीसरा होता है सेरिबेलम होता है ना। ये तीनों महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम हो गया, इस अग्र मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है, एक तो सेरिब्रम हो गया और डाईएन्सेफ्लॉन हो गया। मध्य जो मस्तिष्क होता है कॉर्पोरा कार्डिजेमिना होता है, सेरिब्रल होता है, और पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जिसके बारे में भी मैंने बात भी किया था कि जो अनैच्छिक होता है मांसपेशियां वो कंट्रोल करता है। कौन करता है, किसको करता है, किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। अब आइए सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेरिब्रम जो कि ब्रेन का अग्र मस्तिष्क है, ये क्या करता है, ऐच्छिक गतियों को, ठीक है, उसके बाद स्मृति, इच्छा शक्ति, याददाश्त या गतियों में वृद्धि, इसका कंट्रोल ये करता है। ठीक है, फिर बात हो रहा है इसी का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हैपोथैलेमस। इसी का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हैपोथैलेमस। तो थैलेमस ठंड हो गया, दर्द हो गया, गर्म को पहचानता है, और हैपोथैलेमस जैसे कि ताप, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ब्लड जो प्रेशर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, पसीना का नियंत्रण कौन करता है, आपका हैपोथैलेमस कहते हैं, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिजेमिना। इसका क्या काम है, जो होता है दृष्टि और श्रवण शक्ति, ठीक है, इसका कंट्रोल करता है। और मध्य मस्तिष्क का ही एक पार्ट है सेरिब्रल। अब देखिए इसका क्या काम है, जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन के अन्य भाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है सेरिब्रल। और सेरिबेलम जो कि अनुमस्तिष्क का सबसे पीछे भाग होता है, शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन ये बनाता है। और इसी जो है सेरिब्रल जो है आपका पश्च जो मस्तिष्क होता है उसी का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका काम है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन का नियंत्रण करना, हृदय का धड़कना, आहार नाल का क्रमाकुंचन करना, और अभी मैंने आपको बताया अनैच्छिक मांसपेशी का है जो उसको कंट्रोल करता है। फिर बात हो रही मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है क्या, ये मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग से बनता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने पता लगाया था, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पता लगाया था मार्शल हॉल ने लगाया था।
अगर आप देखेंगे मानव शरीर में स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में जो नसों की संख्या होती है 31 होता है, लेकिन मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या प्रारंभ में जो होता है बच्चों में 33 होता है और रीढ़ की हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 होता है। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, दो वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर। ठीक है, ताप का दिशा निर्भर करेगा उनके तापमान पर, निर्भर करेगा, ताप में अंतर के कारण निर्भर करेगा। अमोनिया गैस कहाँ एकत्रित होता है? हवा के ऊपर विस्थापन से, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? हवा से हल्का होता है, हवा से जो होता है ये हल्का होता है इसलिए। और यहाँ पे वर्ड आया विस्थापन, तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। अब आइए आप देखते हैं मेढक के लार्वे को क्या कहा जाता है। मेढक के लार्वे को कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि मैगट क्या है, पीपा क्या है, कैटरपिलर क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, वैस्प हो गया, इसके लार्वा को मैगट कहते हैं। अब देखिए कीटों के कायांतरण की 4 अवस्था होती है। पहले ये भ्रूण बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फाइनली ये कीट बन जाता है। और तितली के लार्वा को तो कैटरपिलर कहते हैं और इसके पीपा को क्रिसलिंग भी कहा जाता है। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, नोट करके रखिएगा। चलिए, तो कैल्शियम का होता है 20 परमाणु संख्या, लोहा का 26, मैग्नीशियम का 12, सल्फर का 16। क्लोरोफिल, अगर बात हो रहा है क्लोरोफिल का, ठीक है, तो क्लोरोफिल ये होता है कहाँ पे पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक होता है। इसका काम है पत्तियों में भोजन का निर्माण करना, और ये क्या करता है? प्रकाश में लाल, नीला और बैगनी रंग को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसके 4 घटक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का ही घटक है कैरोटीन और जैंथोफिल। अगर बात हो जाए पत्ती की कोशिका में जल सिरा से आता है किसके द्वारा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे जल आता है आपका ऑस्मोसिस के द्वारा, अर्थात अगर ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, इसका जड़ है, अगर यहाँ से भी अगर मिट्टी से अगर ये वाटर को ग्रहण करता है, वाटर की ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो ऑस्मोसिस के ही द्वारा करता है। ठीक, बात हो रही कि अगर मैं बात करूँ पत्ती में, लीफ में कोशिकाओं, लीफ के कोशिकाओं में CO2 वायुमंडल से आता है, किसके कारण? तो विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। CO2 O2 का आदान प्रदान विसरण के कारण ही होता है पौधे में। ठीक है, या मनुष्य में अगर बात करें, फेफड़े में जो होता है, फेफड़े का एल्वेओली होता है, एल्वेओली होता है, उसके थ्रू भी आपका ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होने का कारण भी होता है डिफ्यूजन। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है कि इस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं भोजन? अपना बनाता है पत्तियों में। ठीक है, पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, वहीं पे होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या दोहरी अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है और CO2 के अपचयन से, रिडक्शन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझते हैं। पौधे क्या लेगा? CO2 लेगा, H2O लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, और क्या होगा? सनलाइट लेगा, और आपका क्लोरोफिल लेगा, क्लोरोफिल लेगा। ये चारों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भोजन अगर प्रकाश संश्लेषण का लेगा तो उसमें CO2 लेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वो CO2 लेगा। लेकिन अगर श्वसन के लिए लेगा तो श्वसन के लिए पौधे भी क्या करते हैं? O2 लेते हैं। ठीक है, O2 लेते हैं, याद रखिएगा, पौधे श्वसन के लिए क्या करते हैं? O2 ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए वो CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है 2 अवस्थाएं होती है, याद रखिएगा। एक तो होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। अब दोनों समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस में होता है, तो क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है। इसे हिलो रिएक्शन भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेना में होता है आपका प्रकाश वाला, और प्रकाशहीन जो क्रिया होती है कहाँ होता है? क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, चलिए, कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में विटामिन B1 भी है, B2 भी है, B6 भी। इसके बारे में जानते हैं। B1 से होता है आपका, B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इससे बेरी बेरी नामक रोग होता है।
B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, कहते हैं इसका रासायनिक नाम है, और त्वचा का कटना फटना ही होता है, जो त्वचा का फट जाता है विटामिन 2 की कमी से हो जाता है। त्वचा का रोग हो जाता है विटामिन 6 की कमी से, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन 3 से हो जाता है पेलेग्रा रोग, जिसको त्वचा दाद कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 का, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड भी कहते हैं, या टीरोइल ग्लूटामिक एसिड भी इसको कहा जाता है। पेचिस रोग, एनीमिया रोग इससे हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से ये रोग हो जाता है। कोड एक बीमारी है, क्या है कोड, क्या है, एक बीमारी है जो होता है किससे, जीवाणु से होता है, ठीक है। अब जीवाणु से होता है मीन्स कि बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है, ठीक है, इस ट्रिक पे याद रखिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे पंडित का टिक न्यू है, तो क से यहाँ पे क्या हो गया, कोड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ से समझेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ है, वायरस से, फंगस से, बैक्टीरिया। तो पहले प्रोटोजोआ से समझेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक, जैसे इसका होता है ट्रिक समझिएगा, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। तो पा से क्या हो जाएगा, पायरिया, मसूड़े से खून आना पायरिया के कारण होता है, और कौन से प्रोटोजोआ के कारण, एंट अमीबा जिंचवेलिस जो होता है उसके कारण। अब देखिए आप पे से, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो पे से क्या होगा, पेचिस, जो कि आंत को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्ट जो मानव का आंत होता है, मनुष्य का आंत होता है, उसको इन्फेक्ट करता है। और कौन से प्रोटोजोआ होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और का, यहाँ पे का से देखिए कालाजार, जो कि बोन मैरो को क्या करता है, ये का से क्या करता है, ये का से आपका जो है कालाजार है ना, कालाजार होता है, जो कि बोन मैरो को प्रभावित करता है। लिस्मैनिया दोनों वाणी जो होता है इसी परजीवी के कारण होता है, और इसका वाहक है बालू मक्खी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं म से होता है मलेरिया, म से होता है मलेरिया, जो कि आरबीसी तथा स्प्लीन को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है परजीवी इसके कारण होता है, इसका वाहक है मादा एनोफ्लिस, मच्छर के कारण होता है। सो से सोने की बीमारी जो कि ब्रेन से संबंधित है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है परजीवी के कारण होता है, इसका वाहक है सीसी मक्खी। अब आइए बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया समझिएगा, बाकी देखिएगा। पंडित में प से देखिएगा प्लेग हो गया, डी से हो गया डिप्थीरिया हो गया, फिर त से हो गया तपेदिक या टीवी इसको कहते हैं, का से हो गया काली खांसी हो गया, टी से टिटनेस और टाइफाइड दोनों को याद रखिएगा, क से कुष्ठ रोग याद रखिएगा, न्यू से निमोनिया याद रखिएगा, और यहाँ पे एक छूट गया हैजा भी याद रखिएगा, है से हैजा, है से हैजा, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया के रूप भी होते हैं, जैसे कि रड या छर के आकार में बैसिलस बैसिली कहते हैं, गोलाकार आकार में होता है कोकस कोकी होता है, कोमा के आकार में बैब्रियम बेब्रियो होता है, सर्पिला आकार में होता है सर्पिलम स्पिरिला होता है, तो इसको भी रख लीजिएगा। अब आइए डिप्थीरिया, यहाँ पे डिप्थीरिया देखेंगे कि डिप्थीरिया जो होता है बैक्टीरिया से होने वाला तो रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है, श्वास नली को, ठीक है। तपेदिक होता है या क्षय रोग होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, और ये कौन से जीवाणु से होता है, मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। हैजा भी होता है, हैजा जो होता है आपका ये भी बैक्टीरिया से होता है, हैजा भी आपका बैक्टीरिया से होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, और जो जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलोडी इसका जीवाणु है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, ये आंत को प्रभावित करता है, इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अब भाई विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक यहाँ जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, रे से रेविज हो गया, ख से खसरा हो गया, ह से हर्पिस हो गया, में से मेनिंजाइटिस हो गया, ही से हिपेटाइटिस या जिसको पीलिया कहते हैं, ट से ट्रेकोमा हो गया, फिर आपका करके छोड़ दीजिएगा इसको, पो से पोलियो हो गया, ए से आपका एड्स हो गया, चे से चेचक हो गया, छ से छोटी माता हो गया, ड से आपका यहाँ पे ड इसको समझिएगा, ड से डेंगू हो गया, ग से आपका गलसोद हो गया, और ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। अब देखिए डेंगू जो होता है किस वायरस से होता है, अरबो वायरस से होता है,
एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, आप यहाँ पे चेचक की मैं बात करूँगा। चेचक या छोटी माता किस वायरस से होता है ये भी देखिएगा। ये होता है आपका वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक या छोटी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। अब रेबीज से 3 सवाल। रेबीज किस वायरस से होता है? रैबिडो वायरस से होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। इस टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्टर ने किया था। अब आइए हेपेटाइटिस या पीलिया, शरीर में किस रंग हेपेटाइटिस या पीलिया में शरीर का रंग पीला क्यों हो जाता है? पीला क्यों पड़ जाता है? ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस या पीलिया रंग, जो पीलिया है किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। अगर सवाल आ जाए कि लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg के लगभग में होता है। ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है, वायरस से होता है ये। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है, ये भी वायरस से होता है। अब आइए फफूंद या फंगस से होने वाले रोग, जैसे दमा हो गया, जिसको कहते हैं अस्थमा कहते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है ये। फेफड़ा को ये प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं एथलीट फूड, टीनिया पेडिस कवक से होता है। पैर की त्वचा को कटना फटना इसके कारण होता है। गंजापन टीनिया केपिटस कवक से होता है। अब आइए यहाँ पे देखिए इंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भाग की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीक है इंडोस्कोपी। किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और व्यतिकरण की अगर मैं बात करूँ तो व्यतिकरण क्या होता है? जैसे कि इंटरफेरेंस, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल का रंगीन दिखाई देना, रात में स्ट्रीट लाइट के चारों ओर रिंग बनना इंटरफेरेंस का काम होता है। स्कैटरिंग का काम होता है। देखिएगा स्कैटरिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसको कहते हैं प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल का प्रकीर्णन तो कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है वो बैगनी का होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण स्कैटरिंग कम होता है। इसके लिए ट्रैफिक जो लाइट देखते होंगे, ठीक है, ट्रैफिक लाइट में जो रेड लाइट इसलिए यूज़ होता है ताकि दूर तक वो प्रकाश जाए और लोगों को दिखे और उससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो सके। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। वही बात करते हैं प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड लगता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। तो माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसको μ2 कहते हैं आपका प्रकाश की चाल बेटा माध्यम की चाल। अब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का ध्रुवन या पोलराइजेशन किसको कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी तरंग के कंपन को केवल एक दिशा तक सीमित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। उदाहरण गिटार का तार और सनग्लास। एग्जाम्पल समझिए, अगर ये आपके पास चेयर है, ठीक है, ये आपका पास यहाँ पे ये चेयर है, ठीक है, ये आपका चेयर है, ये आपका चेयर है। अगर आपको क्या है, इसको देखना है, एक ग्लास है यहाँ पे, आप इसे देख रहे हैं, फिर दूसरा एक और गिलास ले लेते हैं, इससे भी आप देख रहे हैं। जब आप इसको क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे ये घुमाएंगे, ये क्या होता जाएगा? धुंधला होता जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री पर आकर इस तरह से हो जाएगा तो ये क्या होगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। प्रकाश का पोलराइजेशन कहते हैं इसको। जैसे जैसे घुमाएंगे ये धुंधला होते होते एक समय ऐसा है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाइट कैसा है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसको। इसका ध्रुवन होता भी इसलिए ध्रुवन होता है, इसका एग्जाम्पल अभी जस्ट पहले देखा हमने। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। साउंड कैसा है आपका? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसका ध्रुवन नहीं होता है। निम्न में से खून का कौन सा अवयव शरीर का रक्षा करता है? आपका WBC करता है, जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो WBC की बात होगी तो व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या व्हाइट
वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं इसको। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट्स हो गया, और हीमोग्लोबिन। तो आपको रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। अब इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे देखिएगा, बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी, जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन में होता है। इसका निर्माण बोन बैरो में होता है, लिम्फ नोड में भी होता है। ये 5 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकार न्यूट्रोफिल का होता है, 60 से 70% भाग होता है, जो कि जीवाणु का भक्षण करता है। इसका 5 प्रकार में देखिएगा, आपका योसिनोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल सबसे मैक्सिमम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 60 से 70% वैसोफिल होता है, जो कि ग्रैनुलोसाइट का प्रकार है। और एक ग्रैनुलोसाइट का प्रकार में आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आता है। कुल 5 प्रकार हो गया, 3 ये वाला, 2 ये वाला, 5 हो गया। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी को जो है रिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं, याद रखिए। एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, याद रखिएगा, लिवर में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स, इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना। और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता कहाँ है? एक्चुअली में ये बोन मैरो में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जो होता है जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। अब सवाल आएगा कि क्या आरबीसी तथा ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है क्या मनुष्य में? तो मनुष्य में तो नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन में आपका ओट और लाबा स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है, ठीक है। डेंगू ज्वर में किसकी कमी हो जाती है? ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक के कारण होता है। अब आइए, काला जार बीमारी किससे होता है? तो मैंने बताया था, काला जार जो बीमारी होता है ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। और इसका वाहक जो है आपका सैंड फ्लाई है, बालू मक्खी। काला जार जो बीमारी होता है प्रोटोजोआ से होता है। लिस्मैनिया डोनोवानी जो परजीवी होता है इसके कारण होता है। काला जार किसके कारण होता है? लिस्मैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। अब देखिएगा यहाँ पे काला जार का वाहक क्या है? बालू मक्खी है। आगे देखेंगे यहाँ पे मलेरिया की अगर मैं बात करूँ, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया, ठीक है। और इसका वाहक कौन है? मादा एनोफ्लिस मच्छर के कारण होता है। सोने की बीमारी को कहते हैं, सोने की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा जो होता है परजीवी के कारण होता है। इसका वाहक है सीसी मक्खी। और पास्टुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है क्या? प्लेग होता है, जिसको जो फेफड़े को प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे कौन सा स्तनपायी मैमल्स जो है अंडे देता है? डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है आपका अंडे देता है। फिर आगे बढ़ते कि डॉल्फिन क्या है? इसको राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2005 को घोषित किया गया था। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे डॉल्फिन आया था इसलिए इसका मैंने जिक्र कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अनुवांशिकता नियंत्रण घटक में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? जीन शब्द को सबसे पहले दिया गया WL जोहानसन के द्वारा दिया गया। अब मेंडल साहब क्या कि इसके बारे में बात करेंगे, डार्विन साहब ने क्या दिया और ह्यूगो डी वेरिस ने क्या दिया, इसके बारे में जानते हैं। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता का पिता इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। और डार्विन जैव विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक है। जैव अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और मटर के पौधे पर, ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। ह्यूगो डी वायरेस, ठीक है, ह्यूगो डी वायरेस इन्होंने क्या दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब भाई, निम्न में से कौन एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। साइट्रिक जो अम्ल होता है संतरा या नींबू या खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। अब देखिएगा, सिरका जो होता है किससे बनता है? तो सिरका बनता है, याद रखिएगा, वाटर प्लस एसिटिक एसिड। वाटर प्लस एसिटिक जो होता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक एसिड से बनता है। एसिडिक एसिड का जो मात्रा होता है 4 से 5% इसमें डाला जाता है वाटर में, तब जाके बन जाता है आपका सिरका। दौड़ते समय पैरों में ऐंठन किस एसिड के जम जाने से होता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। कपड़ों में जंग लगे धब्बों को मिटाने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का होता है, ठीक है। चलिए
परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक फार्मूला होता है D2O होता है, जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे H2O2 क्या है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए तथा बालों के ब्लीचिंग करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, डॉक्टर द्वारा खरोच या कट जाने पर लाल दवाई का उपयोग होता है, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है, H2O2 ही होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आवर्त तालिका पीरियोडिक टेबल में अनुलंब पंक्तियाँ वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप। इसकी संख्या होती है 18, जो कि मोसले साहब ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले ने। इनके अनुसार जो होता है ग्रुप की संख्या 18 थी। आधुनिक आवर्त में आवर्त की संख्या 7 थी, ग्रुप की संख्या 18 थी। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्षा की बूंद जो होती है किस कारण गोलाकार होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L होता है। F अर्थात फोर्स बाय लेंथ होता है। ठीक है, फोर्स मतलब न्यूटन, L से मतलब मीटर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिए, जूल पर मीटर स्क्वायर भी याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का आमतौर पर किससे मापा जाता है, डाइन या सेंटीमीटर में मापा जाता है। डाइन जो होता है बल का CGS यूनिट है डाइन। ठीक है, और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। और यहाँ पे देखिएगा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 5 डाइन होता है। और डाइन मैंने बताया ये CGS यूनिट है बल का, और न्यूटन जो है आपका SI यूनिट है बल का, SI यूनिट है बल का, है ना। ये बल का है CGS यूनिट और ये बल का है SI यूनिट। अब बात करते हैं बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 होता है। कैसे ये आया MLT-2? आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। मास को केजी में मास को केजी मान समझते हैं, यहाँ मास को केजी डिनोट करेंगे, और एक्सलेरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है, मास का मात्रक होता है केजी और एक्सलेरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को m से डिनोट करते हैं, मीटर को लेंथ से डिनोट करते हैं, सेकंड को टाइम से करते हैं, चूँकि m/सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो m, और ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T-2 हो जाएगा, है ना। और LT-2 हो गया, इसी को यहाँ पे मैंने लिया। ठीक, चलिए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्पीड बटा टाइम होता है। एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे निकलता है, देखिएगा A = स्पीड बाई टाइम होता है। स्पीड का भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और पहले से टाइम है तो टाइम स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए। वेलोसिटी को कहते हैं वेग को का जो होता है आपका मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है मीटर पर सेकंड इसका होता है। ये सदिश राशि, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन हुक के नियम को प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रतिबल बटा विकृति कहते हैं इसको। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इसको कहते हैं। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इक्वल टू ई जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक इसको कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो पास्कल के बराबर होता है। अब ये देख रहे होंगे V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, जहाँ T नियत हो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहाँ वॉल्यूम नियत हो। ये है क्या एक्चुअली में, तो ये बॉयल्स का नियम है, ये आपका जो है आपका चार्ल्स का नियम है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पहले दाब के बारे में समझ लेते हैं। दाब क्या है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का फॉर्मूला होता है P = फोर्स बाय एरिया भी होता है। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया इसको कहते हैं, और फोर्स को न्यूटन से, एरिया को मीटर स्क्वायर से कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंने बताया बॉयल्स का नियम, इसको इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा, काफ़ी मदद होने वाली है। जैसे क्या, BCG का टीका पड़ता है, BCG का टीका याद रखें, और PVT। ठीक है, जब अगर बॉयल्स का नियम, B से बॉयल्स का नियम याद रखिएगा, B से बॉयल्स का नियम याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे देखिएगा जो आपका बॉयल्स का नियम जो होता है V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V जो होता यहाँ पे ठीक कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको ऐसे समझिएगा, BCG और PVT। ठीक है, तो बॉयल्स का नियम हो गया, ये चार्ल्स का नियम होगा, G से गैसोलाक का नियम हो गया। ठीक है, B से आपका बॉयल्स का नियम, C से आपका चार्ल्स का नियम, और G से आपका गैसोलाक का नियम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि देखिएगा इन दोनों का रिलेशन बनेगा बॉयल्स के नियम में।
क्या कि v जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा, जहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का अगर काम हुआ तो t क्या हो गया, यहाँ पे नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आपका t क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स का नियम देखेंगे तो चार्ल्स का नियम में क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा। चार्ल्स के नियम में जो होगा आपका, देखिए चार्ल्स के नियम में जो होगा v का t के साथ होगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अर्थात टेम्परेचर हो गया। तो जहाँ क्या होगा फिर p क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। p से याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी लीजिए, प्रेशर होता है, प्रेशर हो गया। ये वॉल्यूम को बता रहा है और ये टेम्परेचर को बता रहा है ना, टेम्परेचर को बता रहा है। और गे लुसाक का नियम में क्या होगा कि इसका और इसके साथ, इसका और इसके साथ रिलेशन बनेगा कि p जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहाँ पे वॉल्यूम नियत होगा। बस BCG और PVD, ये पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इसके साथ, ऐसा रिलेशन करके आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। अवस्रव तरंगे जो होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, पहली बात। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, याद रखिएगा, जिसमें कि साउंड भी आपका आता है, और साउंड का ही तो प्रकार है ना, साउंड का ही तो प्रकार है। इंफ्रासोनिक हो गया आपका, ऑडिबल हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया। जिनकी आवृत्ति होती है क्या, इंफ्रासोनिक का होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। इंफ्रासोनिक 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है आपका श्रव्य तरंग होता है, और 20,000 हर्ट्ज से होता है आपका पराश्रव्य होता है। तो इंफ्रासोनिक क्या होता है, ये हमारे कान को सुन नहीं सकता, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, महासागर की लहर हो गया, क्या हो गया, इंफ्रासोनिक वेव हो गया, ठीक है। और श्रव्य जो तरंग होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के बीच में होता है, जैसे कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली, मनुष्य इसको सुन सकता है। पराश्रव्य तरंग का पता लगाने का उपयोग किया जाता है किसके माध्यम से, कुंज ट्यूब के माध्यम से। और पराश्रव्य का मैंने बताया कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है ना, कहलाता है पराश्रव्य तरंग। इसका उपयोग जो होता है ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें इसका उपयोग होता है। हृदय की गति का तस्वीर ये देता है, जैसे ECG का जो मशीन होता है, जब आपका हार्ट का चेक होता है तो इससे आपका उसमें तस्वीर दिखता है, ठीक है। अब आइए, फास्फोरस का सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का सूत्र होता है, देखिएगा P4 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे लाल फास्फोरस का अगर सूत्र पूछा जाए तो P4 होता है ना। फास्फोरस का सूत्र बोले तो पहले प्रायोरिटी में आप P4 ही टिक कीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी ना हो तो P2 को टिक कीजिएगा। व्हाइट और येलो फास्फोरस का सूत्र होता है P2 होता है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो बात है उदासीन किसको कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया किसको कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया जहाँ पे होता है क्या, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा, ये लवण हो गया, लवण प्लस जल बनेगा, ये जल हो गया। और ऐसे अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाध्य भट्टी का प्रयोग होता है किस लिए, तो अपचयन के लिए होता है, मतलब रिडक्शन के लिए होता है। इसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुटता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुटना कहलाता है। बाध्य भट्टी को ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसके उत्पाद को कहा जाता है कच्चा लोहा और पिग आयरन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपचयन होता है, इसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना कहलाता है। फिर बात करते हैं पॉलीमरीकरण, ठीक है। पॉलीमरीकरण या बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, ये है क्या, एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में सहयोग करके एक बड़ा अणु बनता है, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं। संघनन क्या है भाई, कंडेंसेशन है क्या ये प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प या गैस द्रव में बदल जाता है, जैसे ओस, कोहरा, बादल, ठंडे पानी का गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंद जमना, ये सब कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। बात करते हैं वर्ण आंधता। वर्ण आंधता का दूसरा नाम क्या है, फ्रैंकलिन प्रभाव इसको कहते हैं। अब देखिएगा जो है वर्ण आंधता, ये क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। रोगी लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इस रोग का मुख्य रूप से पुरुष जो होते हैं मेल प्रभावित होते हैं, और इसकी वाहक होती हैं फीमेल होती हैं, याद रखिएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था। गैलीलियो गैली ने जड़त्व के नियम को सबसे पहले दिया था। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है।
इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, जिसमें न्यूटन ने गति के गति के नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। गति के 3 नियम होते हैं, ये भी याद रखिए। गति के कितने नियम होते हैं आपके? 3 नियम होते हैं, ठीक है। आपके 3 नियम होते हैं क्या? v = u + at होता है, और s = ut + ½ at² होता है, और v² = u² + 2as होता है। ये 3 नियम याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जड़त्व क्या है? जड़त्व समझिए कि बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अगर कोई वस्तु मोशन में, तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो रुका है तो रुका ही हुआ पसंद करेगा, और इस घटना को कहते हैं जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई गाड़ी में, कोई मोटर कार में, कोई ऑटो में आप बैठे हैं, अगर वो अचानक चल पड़े तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं, या अचानक रुक जाए तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सारी घटनाएं क्या है? जड़त्व का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बल की परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलता है। बल एक सदिश राशि, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और बल का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने आगे वाले स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में बता रखा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का जो फॉर्मूला होता है, जड़त्व को आई या इनर्शिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m × r² होता है। m अर्थात जो कि मास होता है kg होता है, r होता है आपका त्रिज्या, ठीक है। m क्या होता है आपका? त्रिज्या होता है। अगर सवाल आ जाए कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो मास पर तो निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, और त्रिज्या पे ही निर्भर करता है, ठीक है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 गैस उत्पन्न होती है। रडार का आविष्कार किसने किया था? वाटसन वॉट ने किया था, ठीक है। और लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, लाल आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है। अब आते हैं किडनी का वजन। किडनी देखते होंगे, ऐसा होता है किडनी, ठीक है, 2 पेयर में होता है किडनी, ठीक। तो किडनी का अगर मैं बात करूँ, इसका जो वजन होता है वो 140 ग्राम होता है। और किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन एक कहलाता है, और प्रत्येक नेफ्रॉन में प्यालीनुमा रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में पतली रुधिर कोशिका होती है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। नेफ्रॉन में पतली रुधिर कोशिका होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसी कोशिकाओं में द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव का छन कर बोमेन संपुट में, अर्थात ऐसे कर सकते हैं कि इससे यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को, यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका pH मान 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। किडनी में अगर आप बात करें, किडनी देखे होंगे, ठीक है, किडनी आपने ऐसा देखा है, ठीक है, किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होता है। लीवर जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग को कहते हैं त्वचा कहते हैं, स्किन को कहते हैं, ठीक है। त्वचा में पाए जाने वाले तैलीय ग्रंथ से क्या स्रावित होता है? सीबम स्रावित होता है। और त्वचा में पाए जाने वाली श्वेत ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? पसीना स्रावित होता है। लीवर अमीनो अम्ल या अमोनिया को यूरिया में क्या करता है? परिवर्तित करता है, ये भी याद रखिएगा। क्षुद्रांत जिसको कहते हैं छोटी आंत, इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। और भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। DJI, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, DJI है ना, डीजे क्या हुआ? DJI। तो ड्यूडेनम इसको कहते हैं। यहाँ भोजन पहुँचते ही लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है और अग्नाशय रस होता है, ठीक, याद रखिएगा। ड्यूडेनम, छोटी आंत का ड्यूडेनम जो भाग है, DJI है ना, ट्रिक से याद रखिएगा। तो यहाँ भोजन पहुँचते लीवर से निकलने वाला कौन सा? पित्त रस, तथा अग्नाशय से कौन सा रस? अग्नाशय रस आकर यहाँ पे मिलता है। तो लीवर से पित्त रस, पैंक्रियास से अग्नाशय रस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और दूसरा जो भाग होता है, मध्य भाग होता है आपका, ये मध्य भाग होता है, जेजोनम होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। और लास्ट का होता है इलियम होता है, छोटी आंत का अंतिम सबसे लंबा भाग होता है इलियम। पित्त रस किससे निकलता है? लीवर से। और अग्नाशय रस किससे निकलता है? अग्नाशय से।
पैंक्रियास से निकलता है। पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर के सामान्य रक्त दाब कितना होता है, 120/80 होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। ऊपर वाले को सिस्टोल, नीचे वाले को डायस्टोल कहते हैं। इसको सिस्टोल कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोल कहते हैं, याद रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग का कपड़ा ले जाया जाता है तो कैसा दिखता है, काला रंग का दिखता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है या नमक भी कहा जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं NaOH कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कपड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। NaCl को आमतौर पर टेबल नमक या सेंधा नमक या काला नमक भी कहा जाता है NaCl को। सार्स क्या है, तो सार्स आपका एक विषाणुजनित रोग है। सार्स यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है SARS, इसी को कहते हैं सार्स, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। या कोरोना वायरस है, जब कोरोना आया था तो ये वायरस था जो कि फेफड़े को किसको प्रभावित किया था, फेफड़े को प्रभावित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा कब, जब त्वरण के साथ नीचे आएगा लिफ्ट तो, लेकिन लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो व्यक्ति जो होगा वास्तविक भार से अधिक महसूस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते, किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, बैगनी का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लेकिन प्रकीर्णन न्यूनतम, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और विचलन सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे। समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं परमाणु में, याद रखिएगा। मैंने बताया था परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। तत्व को कैसे पहचानेंगे कि ये तत्व है, ठीक है। अकेला सूत्र अगर हो, जैसे कि Fe हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। Au अर्थात सोना को कहते हैं, 79 इसका परमाणु संख्या होता है, इसका 47 होता है। कॉपर का आपका 29 होता है, इसका 26 होता है। तो परमाणु संख्या सबका नोट कर लीजिएगा। और यौगिक किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सूत्र वाले को यौगिक कहते हैं। जैसे कि पीतल देखेंगे, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा देखेंगे, कॉपर और Sn का मिश्रण है। कांच देखेंगे आपका SiO2 का मिश्रण है। फिर बात करते हैं इस्पात जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। हवा जो होता है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर CO2 जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसों का ये मिश्रण होता है। परमाणु क्या है, तत्व का छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, आपका क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। यौगिक जो होता है, यौगिक ये होता है तत्व तथा अच्छा, ये अणु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात हो रही अणु की, परमाणु हो गया। अणु की बात अगर मैं बात करूँ, तत्व तथा यौगिक का छोटा कण का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। अर्थात इसका ठीक अपोजिट होता है अणु, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तत्व प्लस यौगिक होता है और यहाँ सिर्फ तत्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। अगर ना रहे तो 14.56 भी लिख सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन में रहे तो। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, NaNO3 होता है। और ये जो चिली सॉल्ट पीटर है, सोडियम का ये अयस्क है, क्या, सोडियम का अयस्क है ये, ठीक है, अयस्क है ये, ठीक। चलिए, NaHCO3 ये है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। और बेकिंग पाउडर जो होता है, आप देखते होंगे जब आप ब्रेड बनाते हैं या इस तरह का चीज़ इस तरह का बनाते हैं जिसमें बेकिंग पाउडर आप डालते हैं, वो किसका मिश्रण होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही होता है, प्लस टार्टिक अम्ल भी उसमें होता है। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे हम कर सकते हैं, जल में डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती है, अस्थायी वाला भी और अस्थायी वाला भी। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, जल में बूझा चूना CaOH का फुलटू मिलाते हैं।
और जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होते हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि जल में, ये तो अस्थायी कठोरता हो गया, अस्थायी कठोरता के कारण किसके घुले रहने के कारण होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण होता है। आप जब मतदान करने जाते हैं चुनावों में, चुनाव जब होता है, आप मतदान केंद्र पर मतदान करने जाते हैं, तो उस आपकी उंगलियों पे एक स्याही लगा दी जाती है जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। निम्नलिखित में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटेन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है, ठीक है। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और आगे देख लीजिएगा, अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, ठीक। तो ब्यूटेन जो था, ठीक है, ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, ब्यूटेन का कार्बन संख्या 4 था। तो ये वाला अल्केन और ब्यूटेन, ये वाले फार्मूला पे अगर हम सेट करते C4H2 अगर कार्बन की संख्या 4 रखते तो क्या होगा? C4 4 दूना 8 H10, इसलिए ब्यूटेन का सूत्र यहाँ से निकल के आया था। मेढक किस प्रकार का निषेचन करता है? बाह्य निषेचन करता है, याद रखिएगा। नाइक्रोम का तार में क्या होता है? उच्च गलनांक होता है, ठीक। नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है हीटर में, स्त्री में होता है। ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रैकोमा रोग जो होता है आँख को प्रभावित करता है और वायरस से ये होता है, ठीक है, वायरस से ये होता है। ट्रैकोमा विषाणु जनित रोग है या वायरस जनित रोग है। आँख का लाल होना, उसमें दर्द होना, ये होता है इसमें, ठीक है। अब हम आँख के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इस पे एक नज़र डालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आइरिस की बात करते हैं। आप आँख देखे होंगे, ठीक है, आँख में आगे होता है क्या आपका, और यहाँ पे होता है आइरिस होता है, इससे लेंस लटका होता है। ये सबसे पीछे वाला भाग होता है जिसको रेटिना कहते हैं, है ना, रेटिना कहते हैं। तो देखिएगा, आइरिस परितारिका का कार्य क्या है? पुतली जो होता है, ये जो लेंस है, ठीक है, लेंस है, लेंस के आकार को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। आँखों के रंग का निर्धारण करता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कॉर्निया, ये देख रहे हैं, ये वाला भाग है आपका कॉर्निया। आंखों के सबसे बाहरी पारदर्शी परत होता है कॉर्निया, ठीक है। ये तो बाकी स्क्लेरा हो गया, ये क्या हो गया? दृष्टि स्क्लेरा इसको कहते हैं, स्क्लेरा इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। बात करें लेंस, लेंस की अगर मैं बात करूं, लेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या है? लेंस नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश को रेटिना पर, यहाँ से प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। कौन? लेंस करता है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे पुपिल्स कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे पुपिल्स कर लीजिएगा, पुपिल, पुतली को, ठीक है। पुतली को क्या करता है? इसके आकार को नियंत्रित करता है। देखिएगा, जब आप देखते होंगे आँख का ये बीच वाला पार्ट होता है, इसी को कहते हैं पुपिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। जब आप बहुत तेज प्रकाश में जाइएगा तो ये क्या सिकुड़ता है, और कम रोशनी में जाइएगा तो क्या ये फैलता है ना, तो इसी को कहते हैं पुपिल कहते हैं। फिर आते हैं दृष्टिपटल, रेटिना। आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है, जहाँ छवि बनता है। अभी मैंने बताया भी था, आँख का जो होता है ये पीछे वाला पार्ट ही होता है आपका रेटिना कहलाता है। मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब छवि, रेटिना पर जो छवि कितना देर बनता है? 1/16 सेकंड तक बना रहता है। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र की रेटिना का 2 पार्ट होता है। शंकु होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोन्स, रंग का आभास कराता है, और छर जिसको रॉड्स करते हैं, ये प्रकाश की तीव्रता को आभास कराता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। तो रेटिना का 2 भाग याद रखिएगा। आँख की पुतली या जिसको पिल कहते हैं, यहाँ से प्रकाश रेटिना तक पहुँचता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कंजंक्टिवा, जिसको कहते हैं नेत्र श्लेष्मता कहते हैं। यह एक पतली अस्पष्ट झिल्ली है जो पलक के अंदरूनी हिस्से आँख के सफ़ेद भाग को ढकता है। यह बलगम का परत बना होता है जो आंसू का हिस्सा भी बनता है। कंजंक्टिवा या कंजंक्टाइविस, ठीक है, कंजंक्टाइविटिस भी बीमारी इसी के कारण होता है, आँखों से संबंधित है, याद रखिएगा। आँखों का लेंस जो होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैमरे की लेंस की तरह ही आंखों का लेंस भी होता है। आंखों का लेंस कैमरे की लेंस की तरह ही होता है। स्क्लेरा की मैं बात करूँ, श्वेत पटल यह अपारदर्शी कठोर रेशेदार संयोजी उत्तक होता है जो बाहरी चोट से बचाता है। मैंने अभी बताया था। स्क्लेरा क्या था? आँख का ये जो ये वाला भाग होता है, ये वाइट देखते होंगे, ये पूरा भाग आपका क्या? स्क्लेरा है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ मानव नेत्र
की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। जहाँ से अगर आपका आँख, ठीक है, आपका आँख जो है अगर देख पाता है तो कितनी दूरी? कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख पाता है, ठीक है, तो स्पष्ट देख पाएगा। अब आइए मानव नेत्र दोष के बारे में बात करते हैं। मानव नेत्र में जो दोष होता है 4 प्रकार का होता है बीमारी, ठीक है। कौन कौन? पहला निकट दृष्टि दोष होता है जिसको मायोपिया कहते हैं। इसमें होता है क्या है, मायोपिया में फोकस दूरी घट जाती है, बाकी गोलाई जिसका होता है लेंस की गोलाई और क्षमता बढ़ जाती है। और मायोपिया इसको ठीक करने का एक उपाय है आप अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई और क्षमता घट जाती है। और इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस का यूज होता है, उत्तल लेंस का इसमें यूज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, ना तो निकट का इसमें दिखता है ना दूर का दिखने लगता है। और इसके उपचार के लिए बायफोकल लेंस का यूज करते हैं या उभयतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता या एस्टिमैटिज्म, इसमें क्या होता है, क्षैतिज तो दिखता है, हॉरिजॉन्टल वस्तुओं को आप देख पाते हैं, लेकिन अगर आप वर्टिकल देखना चाहते हो तो नहीं दिखता है। और इसको दूर करने का एक उपाय है कि इसमें आप बेलनाकार लेंस लगाइए या सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करिए इसमें, ठीक है। अब आइए कान के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने आँख के बारे में पढ़ लिया, अब कान के बारे में पढ़ेंगे। कान का कितना भाग? 3 भाग होता है। आउटर ईयर, कान के सबसे भारी भाग को पिन्ना कहते हैं, ये वाला भाग होता है पिन्ना। मिडिल जो ईयर होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, मिडिल ईयर के भी 3 पार्ट होते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस। और स्टेपिस ही होता है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। और इनर ईयर में मैं बात करूँ, कॉल्किया एक भाग होता है जो साउंड को रिसीव करता है। तो हो गया यहाँ पे, तो ईयर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत में जबड़ा होता है, ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, जबड़ा होता है इस तरह का। अपर पार्ट में जबड़ा, नीचे 2 पार्ट होता है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जबड़ा में 16 होता है दांत और नीचे वाले में 16, मीन्स की 16 जोड़े अर्थात टोटल 32 दांत होते हैं मनुष्य में। ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर होता है जिसको कृंतक कहते हैं, इसकी संख्या जो कृंतक होता है 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, अर्थात 4 जोड़ी होता है। काइनाइन जो होता है आपका रत्नक होता है, इसकी संख्या 4 होती है, 2 जोड़ी है। तो ये काटने में काम आता है, इस दांत से काटा जाता है, इसको चीरने फाड़ने में ये काम करता है, ठीक है। और प्री मोलर जो होता है ये होता है, इसकी संख्या 8 होती है, 4 जोड़ी। इसको चबाने में काम आता है मोलर और प्री मोलर का। और मोलर का जो संख्या होता है 12 होता है, अर्थात 6 जोड़ी। तो मैंने देखा 8 4 8 12, कुल कितना हो गया? कुल हो गया आपका 32, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये कुल मिलाकर 32 हो गया। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, ये दांत के सबसे ऊपरी परत कहलाता है। आप जब देखे होंगे दांत, ये जो दांत होता है, ठीक है, ये आप दांत देखे होंगे, तो ये इसके जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसी को कहते हैं इनामेल कहते हैं, जो सबसे कठोर होता है। अब इसके बाद हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ आपने देखा हो इस तरह से होता है, ठीक है। जीभ का ये पार्ट ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये किनारे वाला जो पार्ट है, इससे क्या होता है, जीभ का सबसे अग्रभाग जो होता है ये क्या करता है, मीठा इससे लगता है। मनुष्य में भोजन का स्वाद जीभ पर उपस्थित टेस्ट बर्ड्स के कारण होता है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होता है। पिछला भाग, ये वाला जो पिछला भाग होता है यहाँ पे तीखा या कड़वा लगता है। किनारे वाला भाग जो होता है, ये किनारे वाला भाग ये खट्टा लगता है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब आते प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, एक समान होती है, क्योंकि प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति का भी जो होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही इसकी स्पीड होती है, ठीक है। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का होता है फार्मूला स्पीड बाई टाइम, स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम कहते हैं, और टाइम था तो टाइम स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम है जो है आपका बिल्वर और ओरविल, ठीक है। एंथ्रैक्स किस में पाया जाता है, एंथ्रैक्स जो पाया जाता है, एक तो ये क्या है, पहले जानिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। भैंस, गाय, भेड़ में ये रोग पाया जाता है, ठीक है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराते, हाइड्रोजन से कराते तो क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर कराते तो मीथेन बनता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते सवाल पे कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौगोलिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए किसका किसका सूत्र नहीं होता है। आप पहले देखिएगा बल का और दाब का। यहाँ पे देखिए दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का विमीय सूत्र ml-1t-2 है, और यहाँ पे बल का जो देख रहे हैं ml-t-2 है, दोनों में अंतर है। तो यह आंसर तो ये हो गया, बल का सूत्र हो गया। दाब का जो सूत्र होता है F/A होता है, फॉर्मूला इसी से निकल के आता है आपका ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कार्य एवं ऊर्जा। ये दोनों का जो होता है समान होता है, देखिए कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, ठीक है। तो कार्य एवं ऊर्जा इसका ml² t-2 होता है। कार्य का कैसे निकलता है, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे देखिएगा। कार्य को क्या कहते हैं, F/S कहते हैं। F मीन्स की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को क्या, फोर्स का तो आपका डायमेंशनल फार्मूला पता था, ml-t-2 होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी को L से डिनोट करते हैं, और L मिलकर L² हो गया तो ml² t-2 हो गया। यहाँ से वर्क का निकल गया। अब देखिए एनर्जी का, एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है mc² होता है, c जहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड होता है। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसलिए स्क्वायर में यहाँ पे वैल्यू को पुट करा, जब वैल्यू को पुट करा तो ml² t-2 होता है। तो ये देख रहे हैं कार्य का और ऊर्जा का सेम है ना। अब आवेग का देखिएगा, आवेग जिसको कहते हैं इंग्लिश में इम्पल्स, फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है। इसका जो होता है और डायमेंशनल फार्मूला ml-t-1 होता है। वहीं आवेग जो होता है मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं, इसका होता है डायमेंशनल फार्मूला ml-t-1। तो दोनों का सेम है, देख सकते हैं कैसे निकाला गया है, इसका वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाला गया है। m को kg से डिनोट करते हैं, v को वेलोसिटी को जो होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो kg को m से डिनोट, मास से करते हैं, m को लेंथ से, s को t से करते हैं, t इनवर्स ऊपर में जाएगा तो -1 होगा। अब आते हैं भार का। भार का जो फार्मूला होता है m इंटू जी कहते हैं या ए कहते हैं। ए का मीटर पर सेकंड होता है एक्सेलरेशन, और m का kg के लिए m, मीटर के m के लिए l, मीटर के लिए l हो गया, और सेकंड स्क्वायर के लिए t-2 होता है। और अगर बात करते हैं फोर्स का भी क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ml-t-2 ही होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों ही सेम है। तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में यही पूछ रहा था ना कि किसका सूत्र विमेय सूत्र समान नहीं है, तो बल एवं दाब का, बाकी इसका भी समान, इसका भी समान, इसका भी समान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल तो बिल्कुल आएगा ही आएगा एग्जाम में। चलिए फिर देखिए, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग का चाल 440 मीटर पर सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पूछा है। तरंग दैर्घ्य पूछा है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा, जो v/n होगा। v जहाँ पे आपका होगा तरंग की चाल होगा 480, और n होगा आवृत्ति जो कि 120 होगा। जब इसको डिवाइड करते तो 4 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तरंग की चाल बराबर फार्मूला तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होती है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। एल्यूमिनियम किसका है, इसके धातु, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम धातु का इसके क्या, बॉक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु का जो है अस क्या है, बॉक्साइड है। कॉपर का है इसके क्यूपराइट, लेड का है गैलेना, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए जल्दी खाना बन जाता है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, गामा किरण की जो भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। अगर अल्फा किरण बीटा किरण की बात करें, इसकी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शीतलन कूलिंग विधि जो कंप्यूटर जो स्कूटर में प्रयोग होता है, प्रयोग की जाती है, उसका नाम है वायु शीतलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक में देख लीजिए, पहले तो पानी का देख लीजिए 1.33 होता है। कांच का देख लीजिए यहाँ पे 1.5 होता है। तारपीन का तेल देख लीजिए, तारपीन का तेल जो है आपका 1.47 है, और हीरा का जो 2.4 है। तो सबसे ज़्यादा हीरा का 2.4, वाई का 1.0003 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। कांच का 1.5,
पानी का 1.33, वायु का 1.0003, याद रखिएगा। TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून महत्वपूर्ण है किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ के लिए। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्म होता है C6H6 होता है, ठीक है। अब आइए बेंजीन से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकता है। बेंजीन क्या है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसकी संरचना क्या ऐसी वलय होती है। बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने किया था और इन्होंने इसका नाम बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन भी दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल क्या क्या एग्जाम में बना था। बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3, जिसमें कि आप देखेंगे आपका डबल बॉन्ड वाला होता है आपका, उसकी संख्या 3 होती है। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होती है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। बेंजीन में देखेंगे इस तरह से होता है आपका, इस तरह से बॉन्ड बना होता है ना। बेंजीन में देखेंगे इस तरह से बॉन्ड बना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पर जहाँ डबल होगा, जहाँ जहाँ डबल होगा, एक छोड़कर डबल, एक छोड़कर डबल होगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने किया क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। देखिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, नोट कीजिएगा। पहले तो आपका होता है C हो गया, फिर यहाँ पे C, फिर C, इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार हो गया आपका डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे आपका डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, ये हो गया। और बाकी H हो गया यहाँ पे, सब में H, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, H वैल्यू पुट कर लीजिए, H वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे भी H वैल्यू पुट कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ ये डबल वाला बॉन्ड है, देख रहे हैं डबल वाला बॉन्ड है, कितनी है संख्या? 3, और सिंगल वाला जो होगा सब काउंट कीजिएगा तो आएगा आपका 12, ठीक है। सब आएगा सिंगल बॉन्ड वाला 12, जिसमें डबल बॉन्ड वाला भी ऐड होता है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं यौगिक फिनॉल का सामान्य नाम क्या है? फिनॉल का सामान्य है कार्बोलिक एसिड C6H5OH, या पिपरिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल को पिपरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यंजक चूर्ण का सूत्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार ना एग्जाम में आ चुका है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl का होल2 होता है। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? BC, विटामिन B, विटामिन C जो है जल में घुलनशील है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, D, E, K। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है। स्कर्बिक एसिड जो होता है, इसी की कमी से जो होता है आपका विटामिन C जो होता है आपका स्कर्बिक होता है, जैसे कि सूडो से खून आना है ना, स्कर्बिक जो बीमारी होता है उसमें हो जाता है। विटामिन A रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है रतौंधी बीमारी, इससे हो जाती है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसमें रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलिशिया रोग हो जाता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में हो जाता है ना, ये बच्चों में होता है रिकेट्स, और वयस्कों में हो जाता है आपका ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन ई टोकोफेरॉल बांझपन के कारण होता है। विटामिन के फिलोक्विनिन रक्त का थक्का नहीं इसके कारण बन पाता है। और विटामिन B12 जिसको साइनो कावालामिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट, इसी में कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। अब आई सर्वग्राहक रक्तदाता, जो कि सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन सा है? तो आपका AB निगेटिव होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा, AB निगेटिव होगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये आपका होता है डोनर, ये होता है आपका डोनर, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। अब आई ब्लड ग्रुप O में क्या होता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंकों से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। पित्तरस किससे निकलता है? लीवर से निकलता है, जो कि क्षारीय है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये ब्रेन में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या काम है? ये लीवर के ठीक नीचे रहता है। पहला बात, लीवर के ठीक नीचे रहता है और इसका काम है लीवर से निकलने वाला पित्तरस रस को संग्रहित करना। अब ये ध्वनि तरंग किस दर पर यात्रा करती? 11,000 फीट पर सेकंड पे ये यात्रा करती है। फिर बात करते हैं वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? मीथेन हो गया, CH4 हो गया, NO2 हो गया, जो होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। जलवाष्प हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक। तो आपका मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको
N2 कर लीजिए, ठीक है, N2 इसको कीजिए। चलिए, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका सीसा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, किसमें परिवर्तित हो जाता है, सीसा में परिवर्तित हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अविद्रुकता जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग या क्षमता को प्रतिकूल प्रभावित करता है, आंख और दृष्टि को। मैंने भी बताया था कि एस्टिग्मेटिज्म जो होता है आंखों के 4 दोषों में से एक प्रकार है, जिसमें कि रोगी क्षैतिज तो देखता है लेकिन वर्टिकल नहीं देख पाता है, और इसके लिए कौन सा लेंस का यूज होता है, बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस का यूज इसमें किया जाता है। पहाड़ी को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसा दिखता है, उत्तल लेंस की तरह दिखता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनेगा कैसा, व से याद रखिएगा, व से वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा यहाँ पे, और अवतल का जो होता है उल्टा, और उत्तल में भी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के मैं बात करूँ तो इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण हो उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, लेंस कोई भी हो, नोट कीजिएगा, लेंस कोई भी हो या दर्पण कोई भी हो, वास्तविक ही बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु जो होता है क्या होगा, उत्तल लेंस में उल्टा बनेगा, अवतल लेंस में सीधा बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, सोडियम परावर्तक लैंप में भी होता है। सोडियम लैंप का उपयोग किया जाता है किसमें, स्ट्रीट लैंप में, ठीक है। आप देखेंगे स्ट्रीट लैंप इस तरह से निकला रहता है ना, स्ट्रीट लैंप जो देखे होंगे आपका कहीं इस तरह से रहता है, इस तरह से निकला रहता है, इसमें जो लैंप होता है उसमें कौन सा होता है, सोडियम लैंप, सोडियम का ही उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण, सतही तनाव के कारण, मतलब सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला 1/, मैंने बताया था यहाँ पे, सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स/L होता है, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसमें आपका श्यानता विस्कोसिटी का भी बात हो रहा है, तो विस्कोसिटी क्या होता है, केवल द्रवों में श्यानता जो होती है केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। ठोस की श्यानता जो होती है शून्य होती है, द्रवों में श्यानता जो होता है ससंजक कोहेसिव फोर्स के कारण होती है, ठीक है। गैसों की श्यानता अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है, द्रव में जो विस्कोसिटी होता है कोहेसिव फोर्स के कारण। अगर मैं बोलूँ कि द्रव की श्यानता गैसों की श्यानता से क्या होती है, अधिक होती है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है, घट जाता है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी तरल की श्यानता को मापा जाता है, किसी तरल को श्यानता को या विस्कोसिटी को मापा जाता है श्यानता गुणांक से मापा जाता है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे विस्कोसिटी का ऐसा मात्रक होता है क्या, डेकापॉइस या पॉइजलिक या पास्कल सेकंड कहते हैं, इसे ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, श्यानता का ऐसा मात्रक डेकापॉइस या पॉइजलिक या पास्कल सेकंड कहते हैं, इसे ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। ससंजक बल है क्या ये, या कोहेसिव फोर्स है ये क्या, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोस का ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। फिर बात करते हैं असंजक बल, ठीक है, असंजक बल जिसको कहते हैं अडहेसिव फोर्स, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। बात करते हैं सरफेस टेंशन, ये है क्या, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। अगर हम सरफेस टेंशन की मैं बात करूँ तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर जो होता है सरफेस टेंशन क्या होता है, वो कम हो जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए लुइस पास्चर का भी नाम आ रहा है, तो लुइस पास्चर रेबिस के टीके की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे भी आ रहा है वर्ड, तो पेनिसिलिन की खोज किया था, ये प्रथम एंटीबायोटिक था, याद रखिएगा। पड़म दाब क्या है, गेज दाब प्लस 1 बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का तापक्रम लगभग कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए RDX ये है क्या, ये RDX आपका जो है एक विस्फोटक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। बारूद जिसे कहते हैं गन पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है उपयोग। और गन पाउडर की खोज किसने किया था, रोजर बैंकर ने किया था।
जीन शब्द किसने दिया था? विल्हेल्म जोहानसन ने दिया था। जीन जो है अनुवांशक ये क्या है? जीन है कि एक्चुअली में तो वंशानुगत जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है जीन, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए जीन है क्या? डीएनए का एक खंड होता है जो प्रोटीन या आरएनए कणों को बनाने के लिए कोड प्रदान करता है जीन, ठीक है। डीएनए की जो मूल इकाई होती क्या? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंडों के कहा जाता है जीन कहा जाता है। दाब मापने के यंत्र को मैनोमीटर या दाब मापी भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अनुवांशिकता का, ठीक है। अनुवांशिकता या जेनेटिक्स की मैं बात करूँ, ये शब्द किसने दिया था? विलियम वॉटसन ने दिया था। अनुवांशिकता का शब्द जो है वर्ड है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? विलियम वॉटसन ने दिया था। जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन तथा ग्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था अरविंद खुराना ने, और इसके लिए 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। जीन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीन की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था, मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। 7 मटर के पौधे लेकर इस पर रिसर्च किया था। प्रोटीन तथा डीएनए किसके संपर्क में आने पर त्रियामी विन्यास प्राप्त करते? जल के। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र का नाम दिया था डब्ल्यू वाल्टर ने दिया था। गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है? कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है जीनोम, ठीक है। और गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? टेलोमियर। और गुणसूत्र का केंद्र में जो स्थित होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। जो आपका देखते हैं इस तरह से गुणसूत्र होता है, ये सेंटर वाला भाग होता है आपका सेंट्रोमियर, और ये ऊपर वाला भाग टेलोमियर कहलाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जुड़ी होती है, 22 जुड़ी होती है। कायिक गुणसूत्र को कहते हैं। एक जुड़ी होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है, और यही होता है मेल और फीमेल के निर्धारण में काम करता है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की संख्या 1 होती है। संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व होता है पुरुष गुणसूत्र XY, ठीक है। अगर XX होगा गुणसूत्र तो संतान लड़की होगी, XY गुणसूत्र होगा तो संतान लड़का होगा, ठीक है। देखिएगा आगे सवाल पे कि बाढ़ चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है 0। खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को कहते हैं प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन को इंग्लिश में कहते हैं डेलिक सेंस, ठीक है, डेलिक सेंस कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। परासरण है क्या? ऑस्मोसिस है क्या? उच्च जल क्षमता से निम्न जल क्षमता तक पानी की अनुकूल गति को कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पानी में डूबा हुआ किशमिश का फूल जाना ऑस्मोसिस के कारण होता है। अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, मतलब जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे के जड़ जो होते हैं मिट्टी से जो वाटर ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा ही करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का उदाहरण क्या है? पत्तियों द्वारा CO2 का ग्रहण करना। परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है विषण के कारण। फेफड़े के एल्वियोली द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान भी होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। तो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में सवाल आएगा, टिक करके आइएगा। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, ये है का शरीर में पानी की कमी को होना डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहलाता है। मोनोजाइट किसका एक है? थोरियम का अयस्क है। तो जिरकोनियम किसका अयस्क है? तो बेडिलेआइट का है, ठीक है। आतिशबाजी में हरा जो रंग होता है, हरा ज्योति होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण, ठीक है। तो लाल किसके कारण होता है? अस्ट्रांसियम के कारण। अस्ट्रांसियम के कारण होता है लाल रंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम पिच ब्लेंड से होता है। और यूरेनियम का जो अयस्क होता है पिच ब्लेंड होता है, कार्नेटाइट होता है। लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट। धातु घंटा का मिश्र धातु, ठीक है, धातु घंटा का मिश्र धातु है टीन तथा तांबा, ठीक। पीतल का मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता। कांसा का मिश्र धातु तांबा प्लस टीन। निम्न में से किस जोड़ी बनाने वाले दो द्रव रासायनिक गुणधर्म बनाने वाले दो द्रव रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं ना। तो बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्म बनाने में क्या होते हैं? अत्यंत असमान होते हैं। वो होते हैं मक्खन तथा पैराफिन मोम, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको ठीक से याद कीजिए। यहाँ पे इतना जो है रिपीट वर्ड हो गया ना, वाले दो, यहाँ से इसको इरेज कर दीजिएगा। गुणधर्म बनाने में, है ना। निम्न में से किस जोड़ी बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्म बनाने में अत्यंत असमान होते हैं? मक्खन तथा पैराफिन मोम। चलिए आसवन विधि, डिस्टिलेशन जो होता है विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है अल्कोहल को। पैराफिन मोम
पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो आसवन विधि द्वारा अल्कोहल भी होता है, पैराफिन का भी प्राप्त किया जाता है। संगमरमर क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरण है और आग्नेय चट्टान का उदाहरण है संगमरमर या चूना पत्थर। ठीक है, तो संगमरमर क्या चूना पत्थर का ही रूपांतरण है, याद रखिए। हीरा कैसा है? चतुष्फलकीय होता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। इसमें कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है। परमाणु संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में क्या होंगे? परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब इससे पूछा गया क्या होता है, तो अगर देखिएगा इसका तो एक इलेक्ट्रॉन भी 7 होता है, प्रोटॉन भी आपका 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? 7 होता है। न्यूट्रॉन पूछता तो 14 में से 7 घटाते तो 7 होता न्यूट्रॉन। द्रव्यमान पूछता तो द्रव्यमान 14 हो जाता। निम्न में से कौन सा धातु नाइट्रिक अम्ल से आबद्ध होता है? वो है पारा। नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसमें क्या ये घुलता नहीं है, मीन्स कि इसको पिघलाया नहीं जा सकता है। बाकी नाइट्रिक अम्ल HNO3 में इसमें सोना चांदी तांबा को गलाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें एक्वारेजिया जिसको कहते हैं एक्वारेजिया जो होता है, ठीक है, आपका HCl और HNO3 का अनुपात तो होता है। एक्वारेजिया में HCl 3 अनुपात में होता है और ये आपका 3 अनुपात आपका 1 होता है ना। चलिए 3 अनुपात क्या होता है? 3 अनुपात 1 होता है या 2 होता है? कमेंट करके बताइएगा। 1 या क्या होता है? ये तो 3 हो गया, यहाँ पे क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा में जलने है ना, ये हवा में जल जाएगा। इसके हवा में के संपर्क में आने पर क्या होगा? ये जल उठेगा। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सवाल आएगा कि निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव ज़्यादातर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। निर्जलीकरण जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन है ना, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें ये होता है क्या? सोडियम क्लोराइड की जो होती कमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ट्रांजिस्टर के बनने में 2 मूल तत्व का प्रायः उपयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर के बनने में ये 2 मूल तत्व का उपयोग होता है। ठीक है, गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस बहुलीकरण के कारण होता है? टेट्राफ्लोरा इथिलीन के कारण होता है। टेफ्लॉन ये है क्या? योगज बहुलकन ठीक है द्वारा तैयार किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवीसी क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसे विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जैसे बरसाती सीट कवर आप देखते होंगे इसी से बना होता है, पीवीसी से। एक्टिनाइड्स जो परमाणु संख्या वाले मूल तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? 89 से लेकर आपके 103 तक होते हैं एक्टिनाइड। ठीक, एक्टिनाइड जो होता है आपका ये आवर्त 7 में होता है और ये जो होता है रेडियोधर्मी होते हैं। और लैंथेनाइड 57 से 51 जो होता है संख्या वाले होते हैं, पीरियोडिक टेबल में वो होते हैं लैंथेनाइड, जो कि आवर्त संख्या 6 में होता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध मापने की इकाई ओम है। फिर तो वोल्ट क्या है? एम्पियर क्या है? कूलॉम क्या है? इसके बारे में जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर कहते हैं। एमीटर क्या है? इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विभवांतर तथा विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? ये कूलम होता है। आवेश को क्या करते हैं? ठीक है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज आवेश इक्वल टू आई इंटू टी होता है। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, जहाँ आई क्या होता है? विद्युत धारा होता है, टी टाइम होता है, क्यू आवेश होता है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू वाई वी होता है। सी इक्वल टू क्यू वाई वी होता है, जहाँ पे ये चार्ज हो गया वोल्ट हो गया। ठीक, और ये आपका कैपेसिटी हो गया। इसका मात्रक फैराड होता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, याद रखिएगा। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, मीन्स की वर्क बाई जो होता है आवेश होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। चलिए, दिया सलाई की नोक पर होने वाले ज्वलनशील द्रव्य क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, आप माचिस की तीली पर देखेंगे ऊपर में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का सूत्र होता है P4। वाइट येलो फास्फोरस का सूत्र होता है P2। फिर बात करते हैं तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो हर्ज किसका होता है? हर्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का जो होता है फॉर्मूला होता है
आवृत्ति इक्वल टू जो होता है n इक्वल टू 1/t होता है, t जहाँ आवर्तकाल होता है, ठीक है। यानी अर्थात फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हेनरी किसका है, तो हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई, ऐसा इकाई है हेनरी। अब वेबर किसका है, तो देखिएगा वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह का ऐसा इकाई वेबर है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, इसका इकाई है टेस्ला। तीव्रता को किस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है, एम्पियर पर मीटर में मापी जाती है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व या फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रवाह का ऐसा मात्रक वेबर होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए प्रवाह घनत्व या फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस पावर का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। वही बात करते हैं ल्यूमिनस का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होता है। इल्यूमिनस, ल्यूमिनेंस का जो होता है ऐसा यूनिट होता है लक्स होता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा गया है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किन को कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अस्तु को कहा जाता है। देखिएगा शक्ति का मात्रक वाट हो गया, किलो वाट हो गया, मेगा वाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, शक्ति के मात्रक हो गया। छोटे मशीन के लिए किलोवाट, बड़े मशीन के लिए मेगावाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और शक्ति P इक्वल टू कार बाई टाइम होता है, कार बटे समय होता है। कार्य को जूल कहते हैं, समय को सेकंड कहते हैं, जूल पर सेकंड होता है। या वो वाट के बराबर होता है क्योंकि शक्ति का मात्रक ही होता है वाट। और एक जो शक्ति होता है बराबर होता है 10⁻7 अर्ग या पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको कहते हैं अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। अश्व शक्ति का इकाई किसने दिया था, जेम्स वाट ने दिया था। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 446 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। और 1 किलो वाट जो होता है 1 किलो वाट में होता है 1.34 हॉर्स पावर होता है। 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है, जो कि 1 वाट इंटू 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट सेकंड में 1 जूल। 1 वाट आवर में 3600 जूल होता है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब देखिए जी का मान, जी का जो मान होता है कितना था, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये वाला जी का मान जो होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर जी का मान महत्तम होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर जो होता है जी का मान महत्तम होता है। और जो होता है विषुवत सेंटर पे जो होता है जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के विषुवत पे जी का मान न्यूनतम होता है। दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहते हैं। P इक्वल टू प्रेशर बाय फोर्स बाय क्या होता है, एरिया होता है। फोर्स को N से और एरिया को मीटर स्क्वायर से कहते हैं ना। वायुमंडल दाब का ऐसा मात्रक बार होता है, 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द्रव में दाब का जो होता है फॉर्मूला के लिए यूज़ करेंगे H इंटू डी इंटू जी। H जहाँ हाइट हो गया, D से डेंसिटी, G से ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है, ठीक है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब तथा गहराई निर्भर करता है घनत्व पर। साउंड क्या है आपका, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है या अनुप्रस्थ तरंग है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है कौन सा तरंग, अवरक्त किरण, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। और रोगियों की चोट लगने पर सेकाई करने में उपयोग होता है अवरक्त किरण अर्थात इंफ्रारेड वेव का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये आपका पार्ट 1 था जहाँ पे आपको मैंने 600 क्वेश्चन कराए, ठीक है। 600 क्वेश्चन कराए। मैंने क्या बोला, ये साइंस का जो है 2000 प्लस साइंस का ये सीरीज है जो 4 से 5 पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। 600 क्वेश्चन का आज मैंने करा दिया। जिनको इसकी PDF लेनी 75 रुपये पे करके ले सकते हैं। इस नंबर पे 7903764562 इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे से पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। बाकी की PDF लेना है तो वीडियो को शुरुआत में देख लीजिएगा। PDF का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, GK GS स्टैटिक GK का 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है 150 रुपये में और करंट अफेयर्स का है 70 रुपये में। थैंक यू वेरी मच।